कक्षा 10वीं, विषय संयुक्त हिंदी, पाठ 5वां, अनोखे राष्ट्रपति। महादेवी वर्मा इन्होंने लिखा हुआ यह जो पाठ है, इस पाठ में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, यानी यहाँ पर उनका जो उल्लेख किया हुआ है वह राजेंद्र बाबू किया हुआ है, लेकिन उनका सही या असलियत में नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वह हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। और उनके बारे में इस पाठ में यहाँ पर हमें बताया हुआ है। राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उनका सरल और सहज जो व्यक्तिमत्व है वह यहाँ पर लेखिका ने हमारे सामने वर्णन किया हुआ है। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट करते हुए हमें बताया हुआ है कि राजेंद्र प्रसाद इतने महामहिम पद पर होने के बावजूद भी उनके मन में कभी भी अहम भावना नहीं थी। इतना ही नहीं तो वह अपना जो जीवन काल है या फिर अपना जो व्यक्तिमत्व है वह सरल और सादगी भरा रखने के लिए प्रयास करते थे। यह भी हमें देखने को मिलता है। लेखिका की सबसे पहली मुलाकात उनकी जब वह बीए की पढ़ाई करती थी, और जब वह अपने घर पर जाने के लिए निकली तब उनकी पटना के रेलवे स्टेशन पर सबसे पहली मुलाकात उनकी राजेंद्र बाबू से हुई। उन्हें देखकर उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि इतने बड़े पद पर होने वाला व्यक्ति इतनी सरल और सादगी भरा जीवन व्यतीत करता है। उन्होंने देखा कि राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उनके रहन सहन इतना सरल और सीधा था कि मानो वह एक साधारण किसान के भांति देखने को दिख रहे थे। लेखिका आगे कहती है कि उनका जो मुख था वो चौड़ा था, उनके जो बाल थे कटे हुए और घने थे, माथा उनका चौड़ा था। इतना ही नहीं तो उनके शरीर के माफिक उनका नाक भी भारी भक्कम था। सुड़ेल ओठ, गेहुआ वर्ण, ग्रामीण व्यक्तियों की तरफ उनकी मूछें, और उन्होंने वेशभूषा की ग्रामीणता को अपनाया हुआ था। यानी खादी की मोटी धोती, उसके ऊपर सिर पर पगड़ी यानी फेटा उन्होंने बंधा हुआ था। मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में, बंद गले का कोट उन्होंने यहाँ पर पहना हुआ था, जिसका ऊपर का हिस्सा यानी ऊपर का जो बटन था वह भी टूटने की वजह से वो खुला था। मोजे और सीधे साधे जूते पहने हुए थे, लेकिन उसमें भी कोई भी अनोखापन देखने को मिलता था। यानी वह जैसे हम आज देखते हैं कि जूते पहनते हैं तो उसके ऊपर हमें यही शौक होना चाहिए, यह हमारा अट्टास रहती थी, लेकिन राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उनका व्यक्तिमत्व था वह सीधा और सरल था। वो पूरे गांधी विचारधारा वाले थे, इसलिए खादी के कपड़े पहनना, गांधी जी की टोपी पहनना, यह अवस्था में वह रहना पसंद करते थे। यानी उनके देह दृष्टि से ऐसा लगता था कि मानो हड़बड़ी में चलते चलते उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, अतः उनकी जो स्थिति थी वह उसी प्रकार हमें देखने को मिलती थी। यहाँ पर लेखिका आगे लिखती है कि उनकी शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीयों की आकृति उन्हें देखने को मिली, अतः उन्हें देखने वाले को कोई आकृति यानी उनके जो व्यक्तिमत्व है वह इस प्रकार भाता था कि मानो वह व्यक्ति सामान्य होने के बावजूद भी वह हमारे नज़दीक वाला इंसान है, ऐसा लोगों को वह लगता था। और ऐसा उनका जिस प्रकार उनकी वेशभूषा थी उस प्रकार उनका रहन सहन भी सादा और सरल था, और वह देखने के माफिक
सामान्य भारतीय यानी कृषक यानी शेतकरी यानी किसान जिस प्रकार भारत का दिखता है उसी प्रकार वह हमें देखने को मिलते थे। इतना ही नहीं तो अनोखे व्यक्तिमत्व होने के बावजूद भी, कुशाग्र बुद्धिमत्ता होने के बावजूद भी सामान्य व्यक्ति के भांति तो वह अपना जीवन जो है वह क्या करते थे, व्यतीत करते थे। यह हमें महादेव वर्मा इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे। उनके प्रति ही उनके निजी सचिव और उनके जो भाई थे वह भी उनके तरह ही अपना जीवन साधारण व्यक्तिमत्व के माध्यम से वह जीवन व्यतीत करते थे। 5 उंगलियों जब तक मोचे से बाहर नहीं आती थी तब तक वह उसे पहनते थे। इतना ही नहीं तो जूते के तलवे घिस कर जब तक उसे वह पूरा ख़त्म नहीं हो जाता था तब तक वह उस जूते को क्या करते थे, पहनते थे। इतना ही नहीं तो उनके शरीर पर लगी हुई धोती, कुर्ते, कोट आदि पूरे तरीके से खराब नहीं हो जाते थे तब तक वो क्या करते थे, उनको पहनने में वह अपना धन्यता मानते थे। इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वह कितने सच्चे और अच्छे इंसान थे और उनकी यानी राष्ट्रपति महोदय की छवि जो है वह उनके व्यक्तिमत्व से उनके सचिव में भी देखने को यहाँ पर दिखती है। लेखिका का और निकट संपर्क जो है वह 1947 में जब वह कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए थे, तब वह कभी अपने यहाँ पर महादेवी वर्मा के संपर्क में आए। तब उन्होंने महादेवी वर्मा जी को कहा कि उनके परिवार में 15-16 पौत्रियाँ ऐसी है कि जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था हो नहीं रही और इसलिए उन्होंने महादेवी वर्मा जी से दरखास्त की कि आप कैसे भी कर हमारे परिवार की जो पौत्रियाँ है उनकी पढ़ाई की व्यवस्था इस विद्यापीठ के माध्यम से यानी उनका जो छात्रावास है उनमें रहकर वह पूरा कर सकती है, ऐसा प्रयास आप कीजिए। और उन्होंने अपने सभी लड़कियों को वहाँ पर पढ़ने के लिए डाला। यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि इतना बड़ा व्यक्तिमत्व होकर भी एक साधारण जो लेखिका है उनसे दरखास्त करते हुए उन्होंने उनके पौत्रियों को वहाँ शिक्षा देने के लिए क्या किया, उनसे विनती की। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम रखे। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम की परिस्थिति होने के वजह से भारत के प्रथम राष्ट्रपति को होने के उपरांत भी उन्होंने अपने पौत्रियों को यहाँ पर संदिग्ध शब्दों में उन्हें जो कुछ भी शिक्षा दी थी उस शिक्षा के अनुरूप हमें यह देखने को मिलता है कि वह किस प्रकार सादगी भरी जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं तो एक जगह पर लेखिका हमें बता रही है कि उन्होंने मुझसे कहा था, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है, अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो, वे जैसे रहती आई है उसी प्रकार रहेंगी, कर्तव्य विलास नहीं कर्मनिष्ठ है। यानी अपने लड़कियों के बारे में भी उन्होंने कभी भी राष्ट्रपति की लड़कियां इस बात का फायदा नहीं उठाया और उन लड़कियों को उन्होंने कर्तव्यनिष्ठ इतना ही नहीं तो कर्मनिष्ठ भी बनाया। जिस प्रकार वह थे उस प्रकार उनकी जो पत्नी थी वह भी एकदम सरल और सीधी स्वभाव वाली थी।
जब से वह राष्ट्रपति भवन आई थी तब से उन्होंने राष्ट्रपति भवन का जो रसोई खाना है वह उन्होंने संभाला हुआ था। आने जाने वाले व्यक्तियों को चाय पानी करना, नाश्ता बनाना, इतना ही नहीं तो राजेंद्र बाबू के लिए खुद ही वो खाना पकाती थी। अन्य लोग होने के बावजूद भी वह अपना जो कर्म है वो हमेशा पूरा और अच्छी तरीके से करती थी। जब वह परिजन वालों के साथ स्वयं यानी जितने भी लोग हैं वह सबको खाना पकाने के बाद वह सबसे आखिरी में वह जो है वह क्या करती थी, अन्न ग्रहण करती थी। यानी इससे यह हमें बात पता चलती है कि वह कितनी सादगी भरा जीवन व्यतीत करना पसंद करती थी। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूँ तो कहानी अधूरी रह जाएगी। यह भी लेखिका हमें यहाँ पर बता रही है कि इतनी बड़ी वास्तु या राष्ट्रपति भवन होने के बावजूद भी इन लोगों को कभी भी उसके बारे में अहम प्राप्त नहीं हुआ। यानी वह खुद को कभी भी अभिमानी और गर्विष्ठ वो नहीं समझते थे। यह भी हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही वहाँ पहुँची तब लेखिका को यह देखने को मिला कि उपवास करते समय वह कुछ भी नहीं खाते थे। खाली फलाहार के लिए यानी शरीर स्वस्थ रखने के लिए वो क्या करते थे, फलाहार खाते थे। यानी अन्य चीज़ खाना उन्हें वह पसंद भी नहीं था और इसीलिए तरह तरह के फल जो है वो फल खाते थे, लेकिन मिष्टान्न जो है वो कभी वो ज़्यादा नहीं लेते थे। लेखिका सबसे आखिरी में कहती है, जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। इतने बड़े व्यक्तिमत्व होकर भी उनका कोई शत्रु नहीं था, इसलिए उनके बारे में यहाँ पर उन्होंने अजात शत्रु इस शब्द का प्रयोग किया हुआ है। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलने लगते हैं। यानी यहाँ पर लेखिका ने हमें राजेंद्र बाबू की जो कुछ भी विशेषताएं है वो बताने का यहाँ पर प्रयास किया हुआ है। आप सभी लड़कियाँ यह पाठ अच्छी तरीके से पढ़ लें और इसमें आने वाले जो समानार्थी विरुद्धार्थी जो शब्द है वह भी नीचे दिए हुए हैं, उसे भी अच्छी तरीके से उतार ले और इसका जो स्वाध्याय है वह भी पूरा करने का प्रयास करें।